हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है 4 और जो हमारा सब्जेक्ट है वो है प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियां, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ये जो टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के लिए भी रेलेवेंट है। उसी तरह ये जो टॉपिक है जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम पूरा जो संपूर्ण जो विषय है वो इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। 3 मेथड है, मूल विधि, विधि मेथड, आय विधि, व्यय विधि। और इन तीनों मेथड के अंदर जो सावधानियां हैं उनको भी मैंने बताया है। अगर आपको मेरा यह प्रयास सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो राष्ट्रीय आय की आकलन की विधियां जो हैं इनको हम 3 दृष्टिकोण से देख सकते हैं, क्योंकि चक्रीय प्रवाह मॉडल से हमें पता चलता है कि राष्ट्रीय आय को हम 3 अलग-अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था के अंदर जितनी भी मूल वृद्धि होती है उसको अगर कुल जोड़ के रूप में देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था में उत्पन्न आय को कुल जोड़ के रूप में देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर किए जाने वाले खर्चों के कुल जोड़ के रूप में देख सकते हैं। तो हमारे पास राष्ट्रीय आय को मापने के लिए 3 विधियां हैं। वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड, जिसको हिंदी के अंदर हम कह सकते हैं मूल्य वृद्धि विधि या उत्पाद विधि, आय विधि इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड व्यय विधि। तो इसको हम वन बाय वन करके जो है स्टडी करेंगे। देखो, जो प्रोडक्ट मेथड है या वैल्यू एडेड मेथड है या मूल वृद्धि मेथड है, इसको हम उद्योग मूल विधि भी कह सकते हैं, शुद्ध उत्पादन विधि भी कह सकते हैं। मूल वृद्धि मेथड का मतलब है एक लेखा वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में प्रत्येक उत्पादक उद्यम द्वारा जो मूल्य वृद्धि की जाती है उन सबको जोड़ दिया जाए तो हमारे पास राष्ट्रीय आय आती है। वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमा में उत्पादक में सभी उत्पादक उद्यमियों के योगदान का अनुमान जो होता है, जब हम इस मेथड के द्वारा घरेलू आय को कैलकुलेट करते हैं, वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमा में उत्पादन के सभी उत्पादक उद्यमियों के योगदान को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है सकल घरेलू उत्पादन का बाजार मूल्य, जिसको हम इंग्लिश के अंदर कह सकते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। देखो, जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस है इसके अंदर हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं और जिसके बेसिस पे हम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट या नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको आगे जाके मैं डिटेल के अंदर बताऊंगी। उत्पादन की प्रक्रिया में देखो, यहाँ मूल वृद्धि मेथड का मतलब है कि उत्पादन के मूल्य से जब मध्यवर्ती वस्तु का उपभोग माइनस कर दिया जाता है तो वो हमारे पास आ जाती है मूल वृद्धि। जैसे मान लो हमने 10,000 का उत्पादन बनाया है तो उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाता है 10,000। उसमें से हमने 5,000 जो है मध्यवर्ती वस्तु का उपभोग किया है, तो वैल्यू जो हमने ऐड की है वो है 10,000 माइनस 5,000। तो 5,000 जो है वो वैल्यू एडेड है। तो वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। किसी फर्म द्वारा लेखा वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को ये बताता है। और यदि हम मान लें कि यदि वर्ष का पूरा उत्पादन बेचा जाता है तो उत्पादन का मूल्य जो होता है बिक्री के बराबर होता है। परंतु अगर कुछ आउटपुट बिना बिके रह जाता है तो इसे फर्म के चेंज इन स्टॉक इसको कहा जाता है। इसका मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इसको हम जब आउटपुट का मूल्य निकालते हैं तो बिक्री के अंदर जो है चेंज इन स्टॉक जो है ऐड कर देते हैं। चेंज इन स्टॉक उसी स्थिति में करते हैं जब भी कुछ आउटपुट बिना बिके रह जाता है। स्टॉक में परिवर्तन का मतलब होता है अंतिम स्टॉक माइनस आरंभिक स्टॉक। अंतिम स्टॉक जो होता है जो हमारे लेखा वर्ष के दौरान बच जाता है, आरंभिक स्टॉक जो लेखा वर्ष के शुरू में होता है। लेखा वर्ष के समापन स्टॉक को हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, लेखा वर्ष के आरंभिक स्टॉक को हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। तो जब हम स्टॉक में परिवर्तन कैलकुलेट करते हैं तो समापन स्टॉक माइनस आरंभिक स्टॉक,
जैसे 20,000 आरंभिक स्टॉक है और 20,000 अंतिम स्टॉक है, तो स्टॉक में परिवर्तन पॉजिटिव है 30,000 माइनस 20,000। अगर 30,000 आरंभिक स्टॉक है और 20,000 अंतिम स्टॉक है, तो यहाँ पे जो स्टॉक में परिवर्तन होगा वो माइनस 10,000 होगा। मध्यवर्ती उपभोग वो है जिनका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है या जिसको हम आगे पुनर्विक्रय के लिए यूज करते हैं। जैसे गैर कारक इनपुट आगतें जो होती हैं, देखो जैसे भूमि है, श्रम है, पूंजी है, उद्यमता है, ये फैक्टर फैक्टर इनपुट्स हैं। इनके अलावा चारों के अलावा जो दूसरे इनपुट्स होते हैं उनको हम गैर कारक इनपुट कहते हैं। उत्पादन की प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल का मूल्य भी जो होता है मध्यवर्ती वस्तु उपभोग में शामिल होता है। आउटपुट का मूल्य जो होता है उत्पादित वस्तुओं के बाजार मूल्य को बताता है। मूल्य वृद्धि जो होती है वो हमें बताती है आउटपुट का जो मूल्य है उसके अंदर से जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं उसका मूल्य हम इसमें से माइनस कर देते हैं। जो हम कच्चे माल के रूप में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को मध्यवर्ती माल कहा जाता है। और उसी तरह मूल्य वृद्धि का मतलब होता है आउटपुट का मूल्य माइनस उत्पादन की प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को वहां से घटा दिया जाता है। अब जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे किसान है वो आटा चक्की को 600 रुपए में बेचता है। आटा चक्की 600 रुपए में गेहूं खरीदती है और आटा 800 रुपए में बेचती है। बेकर 800 रुपए में आटा खरीदता है और ब्रेड 1000 रुपए में बेचता है। दुकानदार 1000 रुपए में ब्रेड खरीदता है और 1100 रुपए में बेचता है। देखो अगर हम ये मेथड नहीं लगाते तो इसके अंदर दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब जैसे किसान जो है वो 600 में आटा चक्की को बेचता है तो वहां पे उसका मध्यवर्ती वस्तु उपभोग 0 है, तो यहाँ पे मूल्य वृद्धि जो है 600 है। अब वो 600 जो है उसको मतलब किसान जो है आटा चक्की को 600 में बेचता है और आटा चक्की जो है बेकर को 800 में बेचती है, तो उत्पाद का मूल्य है 800 और जो उसने किसान से खरीदा है वो है 600, तो वैल्यू एडिशन है 200, 800 माइनस 600। उसी तरह वो आटा चक्की जो है वो 800 में बेकर को सेल करता है, तो उसके उत्पादन का मूल्य है 1000 और इंटरमीडिएट गुड्स की कीमत है 800, तो वहां पे वो वैल्यू एडिशन करता है 200। फिर वो 1000 रुपए में दुकानदार को सेल कर देता है और दुकानदार आगे 1100 में सेल करता है, तो दुकानदार की जो वैल्यू एडिशन है वो है 100। तो यहाँ मूल वृद्धि से हमें पता चलता है कि जो टोटल वैल्यू एडिशन हुई है वो 1100 की हुई है। लेकिन अगर हम इसको उत्पाद के मूल्य से ले तो वो 3500 आ जाती है, जिसके अंदर डबल काउंटिंग हो जाती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पे क्या है, जिसको इंग्लिश के अंदर हम कह सकते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। एक लेखा वर्ष के दौरान किसी देश के घरेलू क्षेत्र में सभी उत्पादक उद्यमों द्वारा जो मूल्य वृद्धि की जाती है उसको जोड़ा जाता है और जो हमारे पास जोड़ आता है उसको हम सकल मूल्य बाजार पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं और एक वर्ष की अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को जहां पे जोड़ा जाता है। जैसे जीडीपी एट मार्केट प्राइस या ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, इसके अंदर से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाती है एनडीपी एट मार्केट प्राइस या नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। और जब हम इसके अंदर से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये डोमेस्टिक इनकम है। जब हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसमें जोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाती है नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम नेशनल इनकम भी कह सकते हैं। हम इसको हिंदी में भी समझते हैं। देखो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से जब हम मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। जब हम इसमें से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस कर देते हैं तो कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद आ जाता है। जब हम विदेशों से शुद्ध कारक आय को जोड़ देते हैं तो कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय उत्पादन आ जाता है।
तो उसी द्वारा जो राष्ट्रीय आय हम कैलकुलेट करते हैं, तो पहले हमें देखो जैसे 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर तथा टर्शियरी सेक्टर। ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस तीनों की हम जोड़ते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बाय द टर्शियरी सेक्टर। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाती है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाती है। फिर इसके अंदर से जब हम डेप्रिसिएशन नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री इनकम आ जाती है। और जब हम नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड को इसमें जोड़ देते हैं, तो नेट नेचुरल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है। तो जैसे पहले हम प्राथमिक क्षेत्र की ग्रॉस वैल्यू एडिशन, सेकेंडरी क्षेत्र की ग्रॉस वैल्यू एडिशन, तृतीय क्षेत्र टर्शियरी सेक्टर की जोड़ देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है सकल घरेलू उत्पाद एट मार्केट प्राइस। और जब हम घरेलू आय की गणना करते हैं, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस के अंदर से मूल्यह्रास माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। जब हमने राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करना है, तो विदेशों से शुद्ध कारक आय एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के अंदर हम जोड़ देते हैं। अब जब हम मूल्य वृद्धि मेथड यूज करते हैं, तो इसके अंदर हमने कुछ सावधानियां बरतनी है। देखो, जो पुरानी वस्तुओं की खरीद और बिक्री को मूल्य वृद्धि मेथड के अंदर हम शामिल नहीं करते, क्योंकि इनका मूल्य उसी वर्ष में ही शामिल कर लिया जाता है जब इनका उत्पादन होता है। बट जो सेकेंड हैंड वस्तुएं होती हैं, जो इनकी सेल और परचेज पे जो कमीशन एजेंट को दलाली या कमीशन मिलती है, उसको शामिल किया जाता है, क्योंकि कमीशन या दलाली से प्राप्त राशि एजेंट की सेवाओं का पुरस्कार होती है। जो उत्पादन खुद के लिए रखा जाता है, उसको भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। खुद के उपभोग के लिए जो उत्पादन का इम्प्यूटेड वैल्यू, आरोपित मूल्य जो होता है, शामिल किया जाता है। जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती है, उसके मूल्य को मूल्य विधि में शामिल नहीं किया जाता। जिन मकानों में मालिक खुद रहते हैं, तो उनका भी जो है आरोपित किराया, इम्प्यूटेड रेंट जो है, शामिल किया जाता है। और जो खुद की सेवाओं के लिए जो खुद की सेवाओं के लिए जो सेवाएं खुद उपभोग की जाती हैं, इसका मतलब है कि जैसे एक टीचर है, अगर वो कॉलेज में पढ़ाता है, तो वहाँ पे जो उसको सैलरी मिलती है, उसको लिया जाता है। लेकिन अगर वो घर के अंदर जो है अपने बच्चे को पढ़ाता है, तो वो जो है उसको शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इनका बाजार मूल्य लगाना कठिन होता है। खुद के लिए जो सेवाओं का उपभोग किया जाता है, उसको मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता। दोहरी कन्या की समस्या तथा उसके बचने के उपाय। देखो, अर्थव्यवस्था में जो उत्पादित वस्तुएं होती हैं, उनके अंतिम वस्तुओं के बाजार मूल्य को के रूप में ही राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन होती है। और जब हम करते हैं, तो वहां पे हमेशा दोहरी करने की समस्या, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आती है। ये समस्या तब उत्पन्न होती है जब कुछ निश्चित वस्तुओं के मूल्य की गणना एक से अधिक बार कर ली जाती है। जब हम अंतिम वस्तुओं तथा इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर जो अंतर होता है, उसको जानने में असफल हो जाते हैं। जहां तक एक उद्यमी का संबंध है, वो अपनी वस्तु को अंतिम वस्तु के रूप में देखता है तथा उसकी बिक्री को अंतिम बिक्री मानता है। और इसलिए क्या होता है कि विभिन्न उद्योगों की बिक्री को हमें अंतिम बिक्री तथा मध्यवर्ती बिक्री के अंदर वर्गीकरण जरूरी होता है, जो उनके अंतिम प्रयोग पर निर्भर करती है। जैसे चीनी जो है, अगर घर के अंदर इस्तेमाल की जाती है, तो वो अंतिम वस्तु होती है, लेकिन अगर वो बेकिंग इंडस्ट्री के द्वारा यूज की जाती है, तो वो मध्यवर्ती वस्तु होती है। तो दोहरी गणना से बचने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक है अंतिम आउटपुट विधि। जीडीपी के आकलन में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाएं अंतिम उपयोग की दृष्टि से ही विचार किया जाना चाहिए। वैल्यू एडेड मेथड के अंदर देश के घरेलू क्षेत्र के अंदर सभी उत्पादित इकाइयों द्वारा जोड़े गए मूल्य के कुल योग को ही सकल घरेलू उत्पाद के आकलन में लेना चाहिए। कि जो वैल्यू एडिशन होती है, जहाँ पे हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से मध्यवर्ती वस्तु का भाव माइनस कर देते हैं। तो अब हम करते हैं दूसरा मेथड, जिसको इनकम मेथड है। देखो, राष्ट्रीय आय किसी भी मेथड से कैलकुलेट कर लो, वो बराबर ही आएगी, चाहे वो इनकम मेथड है, चाहे वो एक्सपेंडिचर मेथड है, चाहे वो वैल्यू एडेड मेथड है। तो यहाँ पे फैक्टर इनकम वर्गीकृत
कार्यों के अनुसार विधि या कारक भुगतान विधि भी कहा जाता है। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड या फैक्टर पेमेंट भी कहा जाता है। राष्ट्रीय आय को एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान उत्पादक के कारकों, श्रम, भूमि, पूंजी तथा उद्यमियों के स्वामियों को उनकी सेवाओं के बदले किए गए भुगतान। जैसे देखो, जब हम अपनी श्रम की सेवा देते हैं तो उसको कर्मचारियों का पारिश्रमिक, वेजेस या सैलरी, लगान, जो भूमि के बदले भूमि को यूज करते हैं तो उसके बदले में लगान, पूंजी के बदले में ब्याज, उद्यमी के बदले में लाभ के रूप में मापा जाता है। एक देश की घरेलू सीमा के अंदर चाहे वो सामान्य निवासी तथा गैर निवासियों द्वारा उत्पन्न कार्य आय का कुल जोड़ जो होती है घरेलू आय कहलाती है। राष्ट्रीय आय का पता करने के लिए घरेलू आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कार्य आय को जोड़ा जाता है। कार्य आय से तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा जो अपनी कार्य सेवा दी जाती है उसके बदले में जो उसे पुरस्कार मिलता है, उसके बदले में जो आय वो अर्न करता है। जैसे श्रम है तो उसको मजदूरी या वेतन मिलता है, भूमि है तो उसको लगान मिलता है, पूंजी है तो उसको ब्याज मिलता है, उद्यमिता है तो उसको लाभ मिलता है। ओल्ड एज पेंशन होती है, वृद्ध अवस्था में जो पेंशन मिलती है वो ट्रांसफर पेमेंट होती है, एक तरफा भुगतान होती है या हस्तांतरण भुगतान होता है, इसलिए उन्हें राष्ट्रीय आय के अनुमान में शामिल नहीं किया जाता। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कारक आय होती है, कारक भुगतान के स्तर में ये अनुमानित आय होती है। जैसे श्रम है तो कर्मचारियों को पारिश्रमिक मिलता है, भूमि है तो लगान, पूंजी है तो ब्याज, उद्यमिता है तो उसको लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम कारक आय के प्रकार देखते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचलन अधिशेष, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, मिश्रित आय। देखो, यहाँ पे पहले हम कर्मचारियों का पारिश्रमिक समझेंगे। वेजेस और सैलरी पेड इन कैश, नकद में भुगतान की गई मजदूरी और वेतन एक लेखा वर्ष की अवधि में उनके द्वारा जो कारक अपनी सेवा देते हैं उसके प्रतिफल को पुरस्कार के रूप में मतलब वहां पे इनको नकदी में वेजेस और सैलरी मिलती है। उसी तरह कई बार जो वेजेस और सैलरी होती है वो किस्म के रूप में भी भुगतान किया जाता है, जैसे किराया मुफ्त आवास से दिया जाता है। और उसी तरह जो सामाजिक सुरक्षा निधि होती है उसके अंदर जो एम्प्लॉयर होता है वो भी कंट्रीब्यूट करता है, तो वो भी कर्मचारियों के पारिश्रमिक होता है। इसका मतलब उन भुगतानों से है जो एम्प्लॉयर द्वारा कर्मचारियों के लिए दिए जाते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड के अंदर जो एम्प्लॉयर का शेयर है। उसी तरह ही पेंशन भी जो होती है कर्मचारियों के पारिश्रमिक के अंदर आती है। नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच में जो सेवा अनुबंध के एक भाग के रूप में जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनको पेंशन दी जाती है। ये वृद्धि अवस्था पेंशन नहीं है जो कि ट्रांसफर पेमेंट होती है। ये एक सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट के बाद पेंशन है, तो ये इसको शामिल किया जाता है। ऑपरेटिंग सरप्लस, इसका मतलब होता है संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त आय। इसमें निम्नलिखित मदें शामिल होती हैं: लगान, ब्याज तथा लाभ। उद्यमता से जो आय प्राप्त होती है उसको कहते हैं लाभ। और लाभ के जो है तीन एलिमेंट है: लाभांश जो कि शेयर होल्डर को दिया जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स जो कि सरकार को दिया जाता है, अवितरित लाभ होता है जो प्रॉफिट कंपनीज अपने पास रखती हैं जो शेयर होल्डर को बांटती नहीं है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस जो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप है। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर प्रॉफिट मिलता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर रेंट, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट मिलता है। तो उद्यमता से आय जो होती है लाभ कहलाती है। लाभ के जो है तीन एलिमेंट है: लाभांश, कॉर्पोरेट कर, अवितरित लाभ। लाभांश जो है वो लाभ का वो भाग है जो कि शेयर होल्डर को दिया जाता है, इसे वितरित लाभ भी कह दिया जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स वो लाभ का हिस्सा होता है जो सरकार को कर के रूप में दिया जाता है। अवितरित लाभ वो लाभ का हिस्सा होता है जिसे फर्म अपने पास रखती है, जिसे वितरित नहीं किया जाता। मिश्रित आय, देखो मिश्रित आय होती है कि जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे एक अ, वकील है, उसने अपनी प्रैक्टिस के लिए ऑफिस खोला हुआ है, तो यहाँ पे वो स्वर्ण की श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमी का उपयोग करता है। तो यहाँ पे जो इनकम प्राप्त होती है वो मिश्रित आय होती है, क्योंकि मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ का अलग-अलग अनुमान लगाना संभव नहीं है। जैसे एक व्यक्ति है, उसने खुद के रोजगार के लिए अपना पैसा बिजनेस में लगाया, अपनी जमीन दी है, अपना लेबर वो उसमें यूज करता है। नेचुरली यहाँ पे क्योंकि उत्पादन के कारक बाहर से किराए पे नहीं लिए जाते,
तो यहाँ पे जो इनकम प्राप्त होती है उसको मिश्रित आय, मिक्स्ड इनकम कहा जाता है। अब हम देखते हैं घरेलू आय क्या होती है। एक देश की घरेलू सीमा के अंदर चाहे वो स्थानीय निवासी है तथा गैर निवासियों द्वारा उत्पन्न कारक आय का कुल जोड़ जो होती है घरेलू आय कहलाती है। और यहाँ पे जो घरेलू आय हम आकलन करते हैं वो कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन होता है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है। राष्ट्रीय आय का पता करने के लिए घरेलू आय से में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को जोड़ा जाता है तो राष्ट्रीय आय निकलती है। कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब है कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को जब उसमें जोड़ दिया जाता है। कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद का मतलब है कर्मचारियों का मुआवजा, प्रचलन अधिशेष प्लस मिश्रित आय। और कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन जब हमने कैलकुलेट करना है तो कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को इसमें जोड़ दिया जाता है। अगर हमने जो है कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद निकालते हैं तो उसका मतलब होता है कर्मचारियों का मुआवजा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, प्रचलन अधिशेष, मिश्रित आय प्लस डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास। और जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि जब हम कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकालते हैं तो कर्मचारियों का मुआवजा प्लस प्रचलन अधिशेष प्लस मिश्रित आय प्लस मूल्यह्रास प्लस विदेशों से शुद्ध कारक आय को इसमें जोड़ देते हैं। कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है जब शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को इसमें जोड़ दिया जाता है तो हमारे पास कारक लागत में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आता है। देखो जहां पे टर्म शुद्ध होती है वहां पे मतलब होता है कि डेप्रिसिएशन उसमें से अगर सकल दिया हुआ है तो सकल में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करके शुद्ध निकालते हैं। कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं एनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जब हम इनकम मेथड यूज करते हैं तो इस दौरान हम क्या क्या सावधानियां यूज करते हैं। पुरानी वस्तुओं के व्यापारियों की दलाली या कमीशन को जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें शामिल किया जाता है क्योंकि कमीशन या दलाली से प्राप्त राशि एजेंट की सेवाओं का पुरस्कार होती है। लेकिन जो हस्तांतरण भुगतान होता है, ट्रांसफर पेमेंट होती है, जैसे वृद्धि अवस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्ति और जेब खर्च को ध्यान में नहीं रखा जाता। लेकिन जो रिटायरमेंट पेंशन होती है उसको ध्यान में रखा जाता है। इलीगल एक्टिविटीज होती हैं उनसे जो आमदन प्राप्त होती है उसको भी नहीं लिया जाता। इसी तरह जो शेयर और बॉन्ड्स की बिक्री खरीद पर जो ब्रोकरेज होती है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। जो अप्रत्याशित लाभ या पूंजीगत लाभ होते हैं वो भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किए जाते क्योंकि जैसे लॉटरी निकल जाती है तो उससे प्राप्त आमदन को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इसके फलस्वरूप कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती। इसी तरह पूंजीगत लाभ को भी आय के अंदर नहीं लिया जाता। जो उत्पादन खुद के लिए रखा जाता है उसको भी मूल्य वृद्धि के अंदर शामिल किया जाता है। खुद के उपभोग के लिए उत्पादन का आरोपित मूल्य शामिल किया जाता है। जिन मकानों में मालिक खुद रहते हैं उनका आरोपित किराया शामिल किया जाता है। खुद के लिए जो सेवाएं उपभोग की जाती हैं उसका मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इनका बाजार का मूल्य लगाना कठिन होता है। कॉर्पोरेट कर, लाभांश और अतिरिक्त लाभ के घटक होते हैं और अगर लाभ दिया हुआ है तब हम कॉर्पोरेट कर, लाभांश और अतिरिक्त लाभ को अलग-अलग नहीं लेते। अगर वहां पे हमें लाभ बताया गया है तो हम उसी लाभ को लेते हैं क्योंकि ये लाभ के तीनों एलिमेंट्स हैं। उसी तरह जो कर्मचारियों की ओर से एम्प्लॉयर जो है नकदी के रूप में या किस्म के रूप में वेतन देता है या उसकी जो सुरक्षा निधि फंड होता है उसमें एम्प्लॉयर जो होता है कंट्रीब्यूट करता है तो वो शामिल किया जाता है। लेकिन जो कर्मचारियों के मुआवजे से भुगतान किया इनकम टैक्स है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं लिया किया जाता। अब हम लास्ट मेथड जो है एक्सपेंडिचर मेथड व्यय विधि उसको समझेंगे। ये वो विधि है जो एक लेखा वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर बाजार मूल्य पर जो अंतिम खर्चा किया जाता है उसको मापती है। इसे आय निपटान विधि या उपभोग और निवेश विधि भी कहा जाता है।
इस विधि के अनुसार एक लेखा वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर जो खर्चा किया जाता है, उससे राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। अंतिम व्यय में उपभोग और निवेश विधि या आय विन्यास विधि भी शामिल है। वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं पर खर्चे का अनुमान किसी देश के घरेलू क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद के बाजार मूल्य के बराबर होता है और कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय पता करने के लिए इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं एक देश की घरेलू सीमा के अंदर पे किए गए व्यय का अनुमान बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होता है। अगर हम इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को जोड़ दें तो हमारे पास कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय जो है कुछ एडजस्टमेंट करने पे प्राप्त कर सकते। अंतिम व्यय को हम इस तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसको हम सी से बताते हैं, निजी अंतिम उपभोग व्यय, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसको जी से डिनोट करते हैं, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण इन्वेस्टमेंट, शुद्ध निर्यात एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो यहाँ पे हमारे पास इन सबको जोड़ दिया जाए तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाती है। तो निजी अंतम उपभोग व्यय जिसको हम सी से बताते हैं, ये व्यक्तियों, परिवार और समाज के द्वारा सेवा करने वाली गैर लाभकारी निजी संस्था, उसी तरह सेवा संस्थानों द्वारा अंतिम वस्तु और सेवा पर जो खर्चा होता है उसको बताती है। इसके अंदर शामिल होता है उपभोक्ता सेवाएं, उपभोक्ता गैर टिकाऊ सामान, वो सामान जिसका बार बार उपयोग नहीं किया जाता, एक ही बार हम उसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे ब्रेड है, बटर है। उपभोक्ता टिकाऊ सामान जिसका कई वर्षों तक बार बार उपयोग करते हैं, जैसे घर के अंदर वॉशिंग मशीन है, फर्नीचर है। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय जिसको हम जी से बताते हैं, सरकार द्वारा अंतिम वस्तु और सेवाओं पर जो खर्चा किया जाता है, जैसे जो रक्षा कर्मचारी होते हैं, डिफेंस पर्सोनल होते हैं, जो अपने उपभोग के लिए वस्तुओं की खरीद पर खर्च करते हैं। उसी तरह सरकार जो कानून और व्यवस्था, शिक्षा जैसी प्रशासनिक सेवाओं के रखरखाव पर खर्चा करती है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर उत्पादकों द्वारा अंतिम माल की खरीद को शो करता है। माल का जो उपयोग होता है उत्पादन की प्रक्रिया में किया जाता है। जैसे किसान जो है ट्रैक्टर पे खर्चा करते हैं क्योंकि वो जो खेतों पर खेती बाड़ी करते हैं तो वहां पे ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। निवेश व्यय को हम आगे निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। स्थिर निवेश, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, स्थायी निवेश, माल सूची, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो स्थायी निवेश का मतलब होता है कि जैसे प्लांट एंड मशीनरी खरीदी जाती है, फिक्स एसेट खरीदी जाती हैं, तो उन पे जो उत्पादकों द्वारा खर्चा किया जाता है उसको स्थायी निवेश कहा जाता है। स्थायी निवेश के अंदर जैसे व्यावसायिक स्थायी निवेश है, परिवार जो होते हैं जो रहाइश अपने रहने के लिए मकान का निर्माण करते हैं वो भी स्थायी निवेश है। उसी तरह सरकार भी जो है सार्वजनिक स्थायी निवेश करती है, जैसे सड़कें, बांध और पुल का निर्माण करती है, तो ये स्थायी निवेश की घटक है। उसी तरह माल सूची जो होती है वर्ष के दौरान स्टॉक में जो परिवर्तन है उसको बताती है। वर्ष के समापन स्टॉक और वर्ष के आरंभिक स्टॉक का जो डिफरेंस होता है उसको हम स्टॉक में परिवर्तन के रूप में लेते हैं। स्टॉक में शामिल होता है फिनिश गुड का स्टॉक, तैयार माल का स्टॉक, अर्ध तैयार माल का स्टॉक, कच्चे माल का स्टॉक। उसी तरह जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है उसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है इसको हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन। और उसी तरह ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का फार्मूला है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सकल घरेलू पूंजी निर्माण इज इक्वल टू सकल घरेलू पूंजी स्थिर पूंजी निर्माण प्लस स्टॉक में परिवर्तन। सकल घरेलू पूंजी निर्माण, शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण और इसके अंदर हम मूल्यह्रास जो है उसमें जोड़ देते हैं।
उसी तरह हम कह सकते हैं सकल घरेलू पूंजी निर्माण जो है शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण प्लस डेप्रिसिएशन प्लस स्टॉक में परिवर्तन। शुद्ध निर्यात एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। शुद्ध निर्यात से मतलब है लेखा वर्ष के दौरान निर्यात और आयात के बीच के अंतर को है। देखो, जब निर्यात का मतलब होता है कि जब विदेशों के अंदर हम घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर वो खर्च भेजा जाता है, जो विदेशी हमारे घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर किए जाने वाले खर्चा है। आयात का मतलब होता है जब बाहर से हम लोग चीजें मंगवाते हैं तो विदेशों से वस्तु और सेवाओं पर किया जाने वाला खर्च। तो निर्यात को सकल घरेलू उत्पाद में शामिल किया जाता है, क्योंकि निर्यात घरेलू रूप से उत्पादित वस्तु और सेवाओं का एक हिस्सा है। उसी तरह जब हम शुद्ध निर्यात करते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो आयात होती है उसको निर्यात में से माइनस कर दिया जाता है। एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू सीमा में उत्पादित वस्तु तथा स्वयं पर व्यय में कुल जोड़ को बाजार कीमत पर सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। जैसे हम जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस क्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर आ रखा है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो ये हमारे पास आ जाती है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो हिंदी के अंदर हम इस तरह से लिख सकते हैं निजी अंतम अभोग व्यय प्लस सरकारी अंतम अभोग व्यय प्लस सकल घरेलू स्थायी निवेश, जिसके अंदर आ जाता है व्यवसायी स्थायी निवेश, सरकारी स्थायी निवेश, परिवारों द्वारा आवासीय निर्माण पर निवेश, इन्वेंट्री के अंदर जो चेंजेस आती हैं, प्लस शुद्ध निर्यात। तो ये आ जाता है बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस जीडी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो जब हमारे पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाता है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दें तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस आ जाता है। जब हम जीएनपी एट जब हमने एनडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है, तो डेप्रिसिएशन जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से कैलकुलेट माइनस कर देते हैं। उसी तरह जब हमने एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट करना है तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद है निजी अंतिम अभोग व्यय प्लस सरकारी अंतिम अभोग व्यय प्लस सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण प्लस स्टॉक में परिवर्तन प्लस शुद्ध निर्यात। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है बराबर है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद विदेशों से प्राप्त शुद्ध कार्य इकाई। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद का मतलब है बाजार कीमत पर सकल, यहाँ पे बाजार कीमत पर सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद के अंदर से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो वो हमारे पास आ जाती है मूल्यह्रास। उसी तरह जब हम बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद के अंदर से जब हम शुद्ध जब हम बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद पर जब हम उसके अंदर से शुद्ध प्रत्यक्ष कर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। और उसी तरह हम देखते हैं बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब होता है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से शुद्ध कारक आय। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद का मतलब होता है ये बाजार कीमत पर सकल घरेलू बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब होता है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंदर से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। उसी तरह कारक लागत पर शुद्ध
राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब होता है बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद या विदेशों से शुद्ध कार काय को हम जब उसमें जमा कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कार लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, तो यहाँ पे है कार लागत पर शुद्ध कार लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद से जब हम विदेशों से शुद्ध कार काय को जोड़ देते हैं तो हमारे पास राष्ट्रीय है। उसी तरह जब हम कार लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को हम किस तरह से निकालते हैं तो वो होता है कि बाजार कीमत पर जो हमारे पास शुद्ध बाजार कीमत पर जो हमारे पास शुद्ध शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है उसके अंदर से हम क्या करते हैं डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं और उसी तरह हम वहाँ से क्या कहते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को भी माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कार लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद आ जाता है। GDP at market price minus depreciation तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, NDP मार्केट प्राइस के अंदर से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम कैलकुलेट माइनस कर दे तो NDP एट फैक्टर कॉस्ट आ जाती है। NDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर अर्न फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देते हैं तो हमारे पास NNP एट फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे जब व्यय विधि को हम यूज करते हैं तो यहाँ पे हमें ये सावधानियां बरतनी चाहिए। दोहरी गणना से बचने के लिए अंतिम वस्तु और सेवा पर जो खर्चा होता है उसको ही ध्यान में रखना चाहिए। अंतिम व्यय वो खर्चा होता है जो अंतिम वस्तु और सेवाओं पर किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तु और सेवाओं पर खर्च से बचना चाहिए, वो इसके अंदर शामिल नहीं किए जाते। सेकेंड हैंड वस्तुओं पर खर्चा भी इसमें शामिल नहीं होता क्योंकि उसका मूल्य पहले से ही होता है। शेयरों और बॉन्ड पर जो खर्चा होता है उसको कुल व्यय में शामिल नहीं किया जाता लेकिन वो कागजी दावे होते हैं, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं होते। और उसी तरह सरकार द्वारा जो ओल्ड एज के अंदर पेंशन दी जाती है, छात्रवृत्ति दी जाती है, वो हस्तांतरण भुगतान होता है, उसको भी व्यय के अंदर शामिल नहीं किया जाता। और जो खुद के उपभोग पर व्यय का आरोपित मूल्य ध्यान में रखा जाता है और मालिक जो अपने लिए घर बनाकर उसमें रहते हैं उसका भी आरोपित किराया इसके अंदर शामिल